आज के इस गरिमामय कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, विशिष्ट अतिथि का दायित्व संभाल रही चंदाबेन, अध्यक्ष भाषा विज्ञान डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, श्री शरद सिंह जी जो सागर के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं, डॉक्टर सुश्री शरद सिंह जी समीक्षक और साहित्यकार, और आज का स्वागत उद्बोधन कर रही थी डॉक्टर अंजना चतुर्वेदी जी, और लेखक परिचय जिन्होंने दिया श्रीमती मनीषा पटेरिया जी, और आज की केंद्र बिंदु और इस सभागृह की मुख्य आकर्षण जो है वो श्रीमती सुजाता जी, जिन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत ये पुस्तक लिखी है, हिंदी सिनेमा की स्त्री यात्रा। मैं सर्वप्रथम आपको इस बहुत अच्छे सृजन के लिए बहुत बहुत साधुवाद प्रेषित करता हूँ, आपको आपकी प्रशंसा करता हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ कि आपने एक बड़ा अच्छा रोचक विषय लिया और उसको लोगों के समक्ष रखा। अपनी बात मैं कहूँ उसकी सिनॉप्सिस यह है कि थोड़ी सी इतिहास की बात स्त्रियों को लेकर, फिर साहित्य की बात और फिर हिंदी सिनेमा की बात। यद्यपि मैं कोई साहित्य का रेगुलर स्टूडेंट नहीं हूँ, ऑफिशियल स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन जो कुछ पढ़ा है मैंने वो यही है कि यदि हम इतिहास को उठाकर देखें तो शुरू से ही स्त्रियों के पक्ष में, स्त्रियों की स्थितियों के बारे में बहुत इतिहास पुराना अच्छा नहीं रहा। भारत में ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशों में भी बहुत अच्छा नहीं रहा, और धीरे धीरे उन्होंने अपनी लड़ाई को लड़ा। निसंदेह उसमें पुरुष समाज ने भी अपना योगदान दिया, और तब से लेकर धीरे धीरे सुधारवादी आंदोलनों से लेकर, जिस सुधारवादी आंदोलन की बात आपके लेखकी परिचय में आपकी प्रिंसिपल साहबा ने कही है, सुधारवादी आंदोलनों से शुरुआत हुई और धीरे धीरे स्त्रियों की सामाजिक दशा को सुधारने का प्रयत्न हुआ। फिर उसके बाद उनकी सामाजिक स्थितियों में परिवर्तन लाने की कोशिश सबसे पहले हुई, फिर उनकी आर्थिक स्थितियों पर हो रही है बात। अब वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र हुई तो अब निश्चित रूप से अब राजनीतिक ताकत के रूप में भी वो आएंगी। ये दरअसल किसी भी पड़ाव का यही एक क्रम होता है कि सबसे पहले सामाजिक स्थिति परिवर्तित हो, फिर सामाजिक स्थिति परिवर्तन के बाद आर्थिक स्थिति में परिवर्तन हो, और जब सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन मुकम्मल हो जाते हैं तो फिर राजनीतिक रूप से सफ़र शुरू होता है। तो मेरा ख़्याल है कि विश्व के साहित्य ने स्त्रियों की दशा पर, स्त्रियों के विषय में बहुत कुछ लिखा है और बहुत सारी स्याही इस पर उंडेली गई है। बहुत सारी पुस्तकें आपने भी पढ़ी होगी, मैंने भी पढ़ी है, और जो सृजन के काम में लगे हुए हैं, फिल्म निर्माता हों, निर्देशक हों और उनसे जुड़े हुए जो लोग हों, सब ने उसमें पढ़ी और सब ने बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ पढ़ा गया है। और आज भी और आने वाले विषयों में भी, आने वाले समय में भी ये विषय सदैव ज्वलंत रहेगा। स्त्री विमर्श, स्त्री यात्रा, चाहे वो हिंदी सिनेमा की हो, चाहे वो राजनीति की हो, चाहे सामाजिक उत्थान और पुनर्जागरण की भी क्यों ना हो। मेरा वक्तव्य सिर्फ यही है कि जब पूरे देशों में, पूरे विश्व में जब बहुत तेज़ी से स्त्रियों की सामाजिक स्थितियों में परिवर्तन आ रहा था, तो जो सबसे प्रामाणिक पुस्तक जो स्त्रियों की दशा को उल्लेखित करती थी वो पुस्तक द सिमोन बोवेर की द सेकंड सेक्स थी। मेरा ख्याल है आप में से बहुत लोग उस पुस्तक से परिचित भी होंगे। दरअसल सिमोन द बोवेर जॉपाल सार्त्र जो अनीश्वरवादी दार्शनिक रहे हैं, उनकी वो शिष्या रही हैं और उन्होंने वो पुस्तक लिखी हुई है। हिंदी में भी उसका ट्रांसलेशन शायद स्त्री उपेक्षिता नाम की एक पुस्तक से हुआ है, लेकिन जब आप मूल पाठ अंग्रेज़ी में पढ़ेंगे, या फ्रेंच तो खैर नहीं आती अपन लोगों को, लेकिन आप देखेंगे कि वो स्त्रियों की दशा पर लिखने वाली वो एक प्रामाणिक पुस्तक मैं उसको मानता हूँ। सामाजिक स्थितियों में परिवर्तन के बाद जैसे जैसे हमारे देश में ज़रूर हम ये मानते हैं कि बहुत प्राचीन समय जो है वो स्त्रियों की बहुत अच्छी उत्तम दशा को रेखांकित करता आया है, और कई विदुषी स्त्रियां
जो हैं वो हमारे देश में हुई, जिनके बारे में आप मंडन मिश्र की पत्नी के बारे में भी हम जानते हैं, जिन्होंने शंकराचार्य के और मंडन मिश्र के शास्त्रार्थ में एक जज की, एक न्यायाधीश की भूमिका भी अदा की थी। तो वो विदुषी स्त्रियां इस हमारे ही देश में हुई और हमारे देश का गौरव है। बल्कि हमारे देश की तुलना में दूसरे देशों में तो बहुत बाद में ये सारे परिवर्तन आए, लेकिन हमारे यहाँ बहुत पहले था। इंग्लैंड के अंदर जो है वो स्त्रियों को मताधिकार का उपयोग करने में, लाने में उनको वर्षों लग गए, जबकि वहाँ की डेमोक्रेसी हम ये मानते हैं कि बहुत ही स्थापित प्रजातंत्र यदि हम कभी कहते हैं तो वो ब्रिटेन का कहते हैं, लेकिन उसमें भी टाइम लगा। ये सब मेरा बताने का उद्देश्य ये था कि स्त्रियों के विमर्श पर, स्त्रियों की सामाजिक दशा पर बहुत कुछ पहले लिखा जा चुका है। अब बात करते हैं साहित्य की। तो साहित्य में भी हमारे देश में बहुत विदुषी महिलाएं हुई जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा, और मैं समझता हूँ कि स्वतंत्रता के बाद से लेकर बहुत अच्छी अच्छी कवियत्री और लेखिकाएं हमारे पास आईं, जिनको कि हम अपने पाठ्य पुस्तकों में पढ़ते रहें, चाहे वो डॉक्टर महादेवी वर्मा रही हों या उसके बाद के आने वाले समय में भी बहुत अच्छी अच्छी हिंदी की साहित्यकार और गद्य लेखन और पद्य लेखन में कई स्त्रियां आईं। और भी समानांतर रूप से भारतीय सिनेमा में भी, जो आज का विषय है, भारतीय सिनेमा में भी स्त्रियों की दशाओं के ऊपर पिक्चरें बनी। और बहुत जिन फिल्मों का आपने वर्णन किया, आपके पास भी एक लिमिटेशन थी कि पुस्तक को कहीं ना कहीं एक निश्चित पेज में जाकर समाप्त करना होता है, इसलिए आपने अपनी पसंद की उन फिल्मों का चयन किया जो आपको प्रभावित की। और भी बहुत सारी फिल्में हो सकती हैं जो आपके दिल के करीब हो सकती हैं और स्त्रियों की दशाओं को लिख सकती हैं। कई ऐसी भी फिल्म्स हैं जो नारी प्रधान नहीं लिखी गई, लेकिन उसमें किसी नारी का पात्र आपको बहुत ज़्यादा स्पर्श करता है। मुझे ऐसी एक फ़िल्म खामोशी की याद आती है, जो एक स्त्री की मनोदशा पर थी कि वो सिर्फ़ एक नर्स का रोल अदा करती रहीं और पात्र बदलते रहे, और अंतोदगत्वा वो जिस मर्ज़ की वो इलाज कर रही थी उस मर्ज़ से वो हुई। एक फ़िल्म मैंने सफ़र देखी थी जो शर्मिला टैगोर और फिरोज़ खान और राजेश खन्ना जी की थी, उसमें भी वही दशा थी। कुल मिलाकर भारतीय सिनेमा बहुत समृद्ध रहा। हमारे फिल्मकारों ने, हमारे निर्माताओं ने, निर्देशकों ने बहुत ही हिंदी सिनेमा में बहुत स्त्रियों के चित्रण बहुत अच्छे से किया। और जिन फिल्मों को आपने अपने स्थान दिया है वो तो निसंदेह बहुत ही मील का पत्थर है। मदर इंडिया हमारे देश की एक बहुत ही जानी मानी फिल्म थी, जो पहले औरत के नाम से बनने वाली थी, पर औरत के नाम से न बनकर फिर वो मदर इंडिया के नाम से बनी। और भी कई फिल्में हैं, और आपने जिन फिल्मों का चयन किया वो मैं मानता हूँ कि आपकी यात्रा स्वतंत्रता के बाद से लेकर और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने तक आप उसको लेकर आई। सभी युगों का, सभी का आपने समावेश किया इस पुस्तक में। ये बहुत बड़ी बात है कि आपने हर दशक की फ़िल्मों का चयन किया। आपने 60 के दशक की भी फिल्मों का इसमें स्थान दिया, 70 के दशक की भी है, 80 के दशक की निकाह का भी उसमें उल्लेख है, और फिर 90 और शताब्दी के चेंज होने, नई शताब्दी के भी ऊपर लिखा है। आपने सभी नारी पात्रों का चरित्र चित्रण बहुत अच्छे से किया और उन चीज़ों को पकड़ने की कोशिश की है जो फिल्मकार उसमें चाहते थे दिखाना। कई बार हम देखते हैं कि हम फिल्म देखते हैं लेकिन उस कथाकार के या उसको नहीं पकड़ पाते। कई बार फिल्मांकन में ऐसी बातें हो जाती हैं कि हम उसको फिल्मांकन और फिल्म को देखने में दर्शकों की मानसिकता का भी ध्यान होना पड़ता है। तो उसमें कई बार विषय वस्तु जो है वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं उसका उल्लेख होना भूल जाता है। लेकिन आपने जिन फिल्म्स का इसमें उल्लेख किया है वो सभी फिल्में लगभग जो हैं वो नारियों की स्थितियों को दर्शाने वाली हैं। लेकिन फिल्मकार की अपनी एक लिमिटेशन होती है, क्योंकि उसे फ़िल्म चलाना होती है तो दर्शकों का भी ध्यान होना पड़ता है। मैं आपको एक फ़िल्म का उदाहरण देना चाहता हूँ। आपकी मेरी बातचीत नहीं हुई, यदि मेरी आपकी बातचीत होती तो आप उस फिल्म का इस पुस्तक में ज़रूर उल्लेख करती, जो मुझे लगता है कि
आपने आपकी अपनी प्रायोरिटी है, लेकिन मेरी इस पुस्तक में मेरा कोई समावेश कहीं होगा तो फिल्म गाइड की रोज़ी का ज़रूर मैं उल्लेख करना चाहता हूँ, जो एक अंतर्द्वंद में फंसी हुई एक ऐसी स्त्री थी जो जहाँ से उसकी पृष्ठभूमि थी और फिर जहाँ से पृष्ठभूमि के बाद उसका जहाँ विवाह हुआ और उस विवाह के बाद जहाँ वो वापस जाती हैं या जहाँ भी वो किसी संबंध में जाती हैं, तो उस रोज़ी का अंतर्द्वंद जो है वो उस रोज़ी के अंतर्द्वंद को आप जब समझेंगे तब स्त्री की विवशता पर आपको कई बार ऐसा लगेगा कि क्या है। उसके भी फिल्मांकन में एक छोटी सी चीज़ थी कि जब फाइनली किशोर साहू के साथ उनका विवाद होता है और वो फाइनली वहाँ से अलग हट जाती हैं, मतलब उससे डिटैच हो जाती हैं, ऐसा शब्द कहना चाहिए। तो डॉक्टर आर के नारायण तो उसको फिल्मांकन करने के लिए उसको थोड़ा सा ये बताया कि केव्स में वो शराब वराब पीता रहता है, ये सब था। तो जब फिल्म बनी तो आर के नारायण की मूल उपन्यास में ऐसा नहीं था। उन्होंने जब उसको कहा कि हम इसमें कथानक में ये चेंज ला रहे हैं कि किशोर साहू को उस केव्स में, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट रहते हैं और वो अनुसंधान करते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई ये दृश्य बताने के लिए हमें ये चेंज करना होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो है ही नहीं, वो तो बड़ा क्लासिकल आदमी है, रोमांटिक नहीं है लेकिन क्लासिकल तो है, वो तो बड़ा वैसा है। तो उन्होंने उस वक्त विजय आनंद ने उनको कहा कि देखिए साहब, मेरी मुश्किल ये है कि 60 के दशक में जब भारतीय समाज की जो स्थिति थी उसमें ये कभी भी बर्दाश्त, मेरा ख्याल है आप सभी ये सोचेंगे कि कभी भी कोई भी समाज इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा कि कोई विवाहित स्त्री किसी पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष से प्रेम करे। ये उस वक्त का समाज बिल्कुल भी मानेगा नहीं। तो हम ऐसा तो कर ही नहीं सकते कि उसका डेविएशन दिखाएं। तो उसके लिए हमें ये एक शॉट डालना पड़ रहा है जिसमें कि हमें ये दिखाना होगा कि वास्तव में वो एक बदचलन इंसान है और इसलिए वो स्त्री वहाँ से डेविएट हो गई। तो ये फिल्मांकार की भी एक थोड़ी सी परेशानी होती है, उसको बहुत उकेरा। लेकिन आपने जिन चीज़ों का इसमें उल्लेख किया, कुछ फिल्म्स मेरी देखी हुई हैं, कुछ ऑफ कोर्स नौकरी में आने के बाद फिल्में देखना बंद हो गए। तो जो कुछ भी देखा वो जब पढ़ते थे तब देखा, और उसके बाद फिर ऐसे ही देखते हैं कि थोड़ी देर देखते रहे, फिर एक फ़ोन आ गया तो बाहर चले गए, फिर वहाँ से बातचीत करके सॉर्ट आउट करके फिर आए, फिर थोड़ी देखी और फिर इंटरवल हो गया, फिर बाहर गए तो इंटरवल से आने में थोड़ा 10 मिनट ज़्यादा लग गया। तो वैसी एकाग्रता हो नहीं पाती। लेकिन आपने बहुत ही अच्छे विषयों को चुना और सबसे बड़ी बात यह है कि उस बात को पकड़ने की कोशिश की जो वो फिल्मकार कहना चाहते हैं। उन फिल्मों में कई बार हम उन चीज़ों को नहीं पकड़ पाते जो फिल्मकार बताना चाहता है, लेकिन आपने अपने उपन्यास में अपनी सुंदर सी पुस्तक में, समीक्षात्मक पुस्तक में उन चीज़ों को आपने उकेरा है, उन चीज़ों की तरफ ध्यान आकृष्ट किया है जो वास्तव में फिल्मकार कहना चाह रहे थे। कई बार हम पिक्चर देखते हैं और बिना सोचे समझे वापस आ जाते हैं, हमें पता ही नहीं लगता कि फिल्मकार कहना क्या चाहता था, और कुछ हम नहीं समझ पाते, कुछ वो नहीं समझा पाता, कभी कुछ ऐसा हो जाता है। लेकिन ये बड़ी बात है कि आप बतौर लेखक उन फिल्मकारों की जो संवेदना है, जो वो बताना चाहते हैं, उसको आपने पकड़ लिया। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जब आप किसी चीज़ को फिल्म देखते वक्त, आप सभी फिल्म देखते हैं, हम सब लोग भारतीय लोग जो हैं वो फिल्म देखकर बड़े हुए, हम भी फिल्म देखकर बड़े हुए। जिस तरीके से बड़े बड़े साहित्यकारों का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ा, उतना ही अमिताभ बच्चन का भी पड़ा। तो ये सब सम्मिश्रण के साथ बड़े हुए। तो एक चीज़ होती है, फिल्म बॉबी के अंदर एक दृश्य है जिसके अंदर डिम्पल कपाड़िया के, ये मैंने टीनेज में देखी थी, तब मैंने उस चीज़ को पकड़ने की कोशिश की, बाद में मैंने उसको फिर से देखी। जब वो कौन हीरोइन थी, डिम्पल कपाड़िया के पिताजी प्रेमनाथ, जो कि थोड़े से मछुआरे टाइप के होते हैं और इतने इंटेलेक्चुअल, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल नहीं होते हैं,
सभ्य समाज से नहीं आते हैं, वो जब अपनी बेटी के रिश्ते के लिए जब उस वक्त के जो बड़ा समाज का व्यक्ति था प्राण उसके पास जाते हैं, तो एक लाइन उसमें डिम्पल कपाड़िया से राज कपूर जी ने कहलवाई है कि क्या नाम रहता है वो उसका, ऋषि कपूर का मुझे याद नहीं है, राज बोले, राज मेरे पिता को बात करते नहीं आती, लेकिन तुम्हारे पिता समझ तो जाएंगे ना। सी उस लड़की की उस लड़की की अंदर की वेदना को समझिए कि उसे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये छोटे परिवार की एक लड़की और एक बड़े परिवार के लड़के से प्रेम कर रही हूँ और उसका पिता समझ तो जाएगा ना कि हम दोनों के बीच में प्यार है। ऐसी बहुत सारी फिल्में होती हैं जो आपको कहीं ना कहीं छू जाती हैं, टच करती हैं। तो चूँकि विषय स्त्रियों से ही संबंधित है तो ऐसी बहुत सारी फिल्म हैं, लेकिन आपने बड़ा साहस का काम किया और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ा दिल लगाकर आपने इन सारे विषयों को, फिल्मों को देखा, देखने के बाद उन चीज़ों को जानने की कोशिश की और फिर उसकी समीक्षा लिखी। ये बहुत अच्छी है, बहुत पठन योग्य ये पुस्तक है, सभी को पढ़ना चाहिए। मैं भी इसको 1-2 बार और पढ़ूँगा, अभी मैंने एक बार पढ़ के की है। और भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं इसमें, सभी फिल्मों के बारे में आपने बारी बारी से, मदर इंडिया का तो खैर उस वक्त की शोषण और उस पर आधारित एक ज़मींदारी उन पर फिल्म थी, उसमें स्त्री का संघर्ष। फिर उसके बाद साहब बीबी और गुलाम के अंदर जिस तरीक़ा से उसकी कैद में, एक समृद्ध परिवार की कैद में किस स्त्री की छटपटाहट, उसको भी आपने उकेरा है, रूपांकित किया है। धीरे धीरे भारतीय समाज में जो उन्मुक्तता आई, उस उन्मुक्तता को लेकर कहीं आपने सामाजिक बंधनों पर कटाक्ष भी किया है और उन्मुक्तता को भी आपने बहुत अच्छा नहीं माना कि उन्मुक्तता भी अंतोदगतवा कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात नहीं होती। लेकिन कुल मिलाकर यह है कि एक बहुत ही अच्छी आपने समस्त स्त्रियों का चरित्र चित्रण जो उस फिल्म के अंदर, जो फिल्मकार चाहता था, जो दिखाना चाहता था, वो आपने पकड़ा है। बस मुद्दे की बात यह है कि जो फिल्मकार कहना चाहे स्त्री के विषय में, उसे आप समझ जाएं और उसको फिर लिख दें, ये बड़ी बात है इस पुस्तक की। बाकी सभी लोग आपकी समीक्षा करेंगे। मुझे बहुत ज़्यादा साहित्यिक बात करना आती नहीं, तो जो कुछ भी जीवन में प्रैक्टिकल सीखा वही प्रयोग है, बस इतना ही बोल पाता हूँ, ज़्यादा नहीं साहित्यिक बात नहीं कर पाता, सॉरी। लेकिन जो चीज़ें आपने इसमें लिखी बहुत अच्छी लिखी और आगे भी बहुत गुंजाइशें हैं और उन पर आप लिखेंगे और अच्छा लगेगा। इस क्रम को आप बढ़ाए रखिए, आगे और पुष्पित करिए, पल्लवित करिए और आगे लिखते रहिए। मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।